हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। गाइस, हम अपनी मेटलर्जी का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। हम लोग मेटलर्जी के सेकंड पार्ट पे आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो के अंदर हम लोग एक टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ओर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा बेसिकली आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर। उसके बाद एक और वीडियो हमें बनानी पड़ेगी जो होगी मेरे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के ऊपर। तो आज हम केवल इसी की बात करने वाले हैं और इसी पे फोकस रखना है और मान के चलना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम लोग कर चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा अपने टॉपिक के ऊपर और लीचिंग मेरे पास लास्ट प्रोसेस था जो मैंने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। मैं एक्सट्रैक्शन करने वाला हूँ दोस्तों, किसका करने वाला हूँ, क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करने वाला हूँ। किस में से, कंसंट्रेटेड ओर में से। क्रूड का मतलब हो गया और ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करूंगा अपने कंसंट्रेटेड ओर से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के अंदर मैंने इंप्योरिटीज हटाई थी जो मोटी मोटी थी। अभी इसके अंदर जो और रिफाइंड इंप्योरिटीज होंगी वो मैं और इसके अंदर हटा सकता हूं जब मैं क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। उसके लिए गाइस मेरे पास कुछ प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि सबसे पहला मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पर मेरे पास जो कंसंट्रेटेड ओर था मेरे को उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि उसके ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो काफ़ी आसान होता है करना। तो बेसिकली मैं आज क्या करने वाला हूँ, मेरे कंसंट्रेटेड ओर्स को मैं ऑक्सीडाइज करने वाला हूँ। मैं उनका ऑक्साइड बना दूंगा। मैं इनके ऑक्साइड बना करके, मैं बोल रहा हूँ ऑक्साइड इसलिए बनाऊंगा क्योंकि इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल निकालना काफ़ी आसान होता है। तो मैं पहले ऑक्साइड बनाऊंगा फिर उसको रिड्यूस करूंगा। मोटा मोटी बात इस टॉपिक के अंदर। ऐसा करने के लिए मेरे पास 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन, अगला प्रोसेस आएगा रोस्टिंग, तीसरा प्रोसेस आएगा स्मेल्टिंग। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करूंगा, अपने कैल्सिनेशन की बात करूंगा। गाइस, कैल्सिनेशन के अंदर मेरे को करना यूं है कि मेरे को हीट करना है, केवल और केवल मुझे क्या करना है गाइस, इस टॉपिक के अंदर हीट करना है और हीट करके मैं ऑक्साइड बना दूंगा। ये मेरे पास एक कंसंट्रेटेड ओर है, मैंने इसको हीट किया और यहां पे आयरन का ऑक्साइड बना लिया। अभी अगले स्टेप के अंदर मैं इस ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करके यहां से मेटल निकालूंगा थोड़ी देर के बाद। बट अभी बता रहा हूं कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोग नॉर्मल हीटिंग करते हैं कंसंट्रेटेड ओर की और मैं यहाँ पे ऑक्साइड बनाता हूँ। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के कंपाउंड्स होंगे। एक वो होंगे जो होंगे हाइड्रेटेड और एक वो होंगे जो मेरे पास कार्बोनेट्स होंगे। कार्बोनेट्स हीट होने के बाद जब ऑक्साइड दे देंगे साथ ही साथ CO2 रिलीज करेंगे। जो हाइड्रेटेड होंगे वो हीट होने के बाद मेरे पास वाटर गैस की फॉर्म में निकाल देगा बाहर। तो आप लोग को ये समझ में आ रही होगी कि 2 टाइप के कंपाउंड्स मेरे को इसके अंदर स्टडी करने हैं। एक होंगे हाइड्रेटेड, एक होंगे कार्बोनेट्स लाइक ZnCO3। ZnCO3 का सर नाम क्या होता है बच्चे? इसका नाम होता है कैलेमाइट। इसका नाम क्या होता है बच्चा? कैलेमाइट नाम होता है। इसको हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। तो कैलेमाइट को अगर हीट करोगे तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। अगर गाइस आप लोग बात करोगे, पूछोगे सर ये क्या है, ये भी कार्बोनेट है, इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम होता है डोलोमाइट। अरे डोले नहीं है, ये डोलोमाइट है। ये डोलोमाइट इसका नाम होता है, बस और कुछ नहीं होता। आप हीट करेंगे आपको CaO मिलेगा, MgO मिलेगा, CO2 बाहर हो जाएगी क्योंकि मैंने आप लोग को बताया अगर कार्बोनेट है तो CO2 बाहर होगी। इसी तरीके से गाइस आप लोग FeCO3 भी ले सकते हैं। FeCO3 को अगर आप लोग हीट कर देंगे तो FeO प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ से इसी तरीके से आप PbCO3 भी ले सकते हैं। PbCO3 को आप लोग हीट कर देंगे तो PbO प्लस CO2 बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। इसका नाम पूछो तो सर इसका नाम साइडराइट है। बस आप लोगों को इसी टाइप के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं और सारे के सारे इस टाइप के एग्जाम्पल किस में आएंगे? कैल्सिनेशन में आएंगे, जिसमें आप लोग नॉर्मल हीटिंग कर रहे हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम लोग कैल्सिनेशन कर चुके हैं। मैं आप लोग को दोबारा बता दूं, कैल्सिनेशन के अंदर हम लोगों ने हाइड्रेट्स और कार्बोनेट्स को सिंपल हीटिंग कराए और ऑक्साइड बनाया। ये देख लीजिए ऑक्साइड बनाए, ये देख लो, ये बनाया हम लोगों ने। अपने दिमाग में बांध लो ऑक्साइड बनाने, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान होता है। अगले टॉपिक पे आएंगे तो अगला टॉपिक है गाइस हमारा रोस्टिंग। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रोस्टिंग। रोस्टिंग नाम से क्लियर हो रहा है बच्चा, रोस्ट करना है।
बट इसके अंदर ध्यान ये रखना है, जैसे पिछले स्टेप में आप लोगों ने हीट किया था, इस स्टेप के अंदर भी आप लोग को हीट करना है, बट केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप लोगों ने यहाँ पर सल्फर सल्फाइड्स लेने हैं। बेसिकली आप लोगों ने क्या लेने हैं, यहाँ पर सल्फाइड ओर्स लेने हैं, जिसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे और क्या बना देंगे आप लोग, और क्या बना देंगे, इनके ऑक्साइड बना देंगे। साथ में SO2 गैस क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे होता क्या है कि मेरे पास ये मैं काम किस में करता हूँ, रेवरबेटरी फर्नेंस के अंदर काम करता हूँ। इसके अंदर होता क्या है गाइज, ये फर्नेंस है, ये फर्नेंस है, यहाँ से आप लोगों की हीट मिलती है, इसको हीट मिलती है। ये आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि इसका दूसरा डायग्राम NCERT में बना रखा है, इसके काफ़ी आसान डायग्राम भी हैं समझने के लिए। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ कि चलिए मैं आप लोग को ऐसे समझा देता हूँ अपने ही टाइप का एक डायग्राम बना के कि इसके अंदर काम होता क्या है। इसके अंदर काम बच्चा ये होता है कि यहाँ पर मान लो आप लोगों का ओर पड़ा हुआ है, ये आप लोगों का कंसेंट्रेटेड ओर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मेरा एक चैनल निकल रहा है, आउटलेट निकल रहा है, जहाँ से मेरी गैसेस बाहर निकलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा आप, अरे बाबू ये क्या हो गया, चलिए ठीक है वापस से आइए। देखिए यहाँ से हीट मिलती है, यहाँ से हीट मिलेगी, ये मान लो आग है, ठीक है, ये मान लो क्या है, ये फायर है, ये हीट मिल रही है यहाँ से। अगर ये आप लोगों को हीट मिल रही है तो ये गाइस हीट यहाँ पे जाके टकराएगी, और यहाँ से जब हीट जाएगी तो क्लियरली इसके अंदर से हवा हीट की होती हुई जाएगी, और हीट की हवा के साथ जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो हवा बन के उड़ जाएंगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जो निकल रहा है वो क्या है, वो गैसेज निकल रही हैं। गैसेज निकलने का गाइज मतलब ये है कि मेरे पास जो मेरा कंसेंट्रेटेड ओर था, जो मैंने कंसेंट्रेटेड ओर इकट्ठा किया था, उस कंसेंट्रेटेड ओर के अंदर जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होंगी, इंप्योरिटीज कैसी होंगी आप लोगों की, वॉलेटाइल वो होती हैं जो उड़ जाती हैं, वो साथ हीट करने के साथ साथ वॉलेटाइल होके यहाँ से आप लोगों की आउट हो जाएगी, यहाँ से आप लोगों की आउट हो जाएगी, यहाँ से हीट और SO2 गैस मेरी बाहर हो जाएगी। और जो बचेगा मेरे पास, जो यहाँ पर ये जो बचेगा, यहाँ पर ये जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा, वो मेरा ऑक्साइड बचेगा, वो मेरा ये ऑक्साइड बचेगा। और ये कैसा होगा, ये पोरस होगा। इसकी एक टर्म है कि ये पोरस होगा। यहां से आप लोग दो बातों का ध्यान रख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे आप लोग के लिए लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि यहां पे मैं दो बातें लिख सकता हूं कि ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम ही हीट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का जो मेटल है, जो क्रूड, जो कंसेंट्रेटेड ओर के अंदर जो मेटल है वो ही आप लोगों का मेल्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है बच्चा, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्लियरली मैं आप लोग को यहाँ से बताऊंगा कि ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चा। एक पॉइंट इसके अंदर। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि रोस्टिंग के बाद आपका जो ओर होगा, ore becomes porous। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस छुपी हुई थी वो निकल करके बाहर हो गई। आई होप आप लोगों को ये फर्नेंस का काम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो गाइस एक बार दोबारा से वीडियो देखनी है। आपको यहाँ से हीट करना है, वो जो हीट यहाँ से निकलेगी बेसिकली वो इसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं देगी बट इनडायरेक्ट हीटिंग देगी। बट इनडायरेक्ट हीटिंग से होगा क्या कि आपका इसके अंदर इम्प्योरिटीज एज इन गैसेस जो पड़ी हुई हैं वो बाहर हो जाएंगी और आप लोगों का कंसेंट्रेटेड ऑक्साइड आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। तो ये बात आप लोग को आई होप समझ में आ गई होगी। और ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनके एग्जांपल आप लोगों को याद रखने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मैं आप लोग को बोलूं कि अगर मैं NCERT करा रहा हूं, अगर मैं थोड़ा मेंस का सिलेबस करवा रहा होता तो मैं आप लोग को एक रिएक्शन और करवाता। यहाँ से देखिए, अगर मैं कॉपर का ये सल्फाइड ले लूँ, इसको ऑक्सीडाइज कर दूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर थोड़ा हीट कर दूँ तो ये क्या बनेगा, Cu2O बनेगा प्लस SO2 गैस बाहर होगी। अभी ये गाइज ये वाली जो रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को आप लोग क्या कहते हैं कि सेल्फ रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ये कैसी रिएक्शंस हैं गाइज, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ये सेल्फ रिडक्शन रिएक्शंस हैं। इन सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है ये फर्दर Cu2S के साथ रिएक्ट करेगा और इसको रिड्यूस करता चलेगा और ये कॉपर यहाँ से अलग से ही आपको एक्सट्रैक्ट कर देगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो SO2 गैस आप लोगों की रिलीज हुई है वो किसके काम आएगी, वो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के काम आएगी। तो यहाँ से ये जो SO2 गैस रिलीज हो रही
रही है, ये सारी किसके काम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के काम आ रही है। तो गाइज यहाँ से जो आप गैस निकाल रहे थे बेसिकली वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उससे भी आप लोग कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सेल्फ रिडक्शन रिएक्शंस बहुत तरह की होती हैं, मेरे पास HGS के अंदर भी होती है, PBS के अंदर भी होती है, ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। कहीं रिएक्शन देखो तो घबराने का नहीं है, ये आपकी रोस्टिंग के अंदर की ही रिएक्शंस होती हैं जो बहुत सारे टाइप की होती हैं, और हम यहाँ पे क्योंकि NCERT कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर गाइज अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से तो मेरे पास टॉपिक आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। आप लोग गाइज इसको स्मेल्टिंग के नाम से भी जानते हो, इसका नाम स्मेल्टिंग भी होता है। इसके अंदर करना यूं है कि आप लोगों को मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, किस में, मेटल के अंदर। किस में करना है गाइज, अब मेरे को मेटल के अंदर इसको रिड्यूस करना है। ये जो आप लोग मेटल ऑक्साइड बना चुके हैं उसको फर्दर मेटल के अंदर भी रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा यूज़ किया है, कार्बन। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे आप लोग कई तरीके के एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप लोग मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये जो रिएक्शंस हैं बेसिकली रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, और इन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर मेरे पास मैं बोलूँगा डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ही काम होगा, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ही काम होगा, वरना मेरी ये रिएक्शन नहीं चलेगी। क्योंकि मेरी ये रिएक्शन होती है तो मैं कहता हूँ कि इसका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है, इसका डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं आगे और एक्सप्लेन करूं इसको थोड़ा सा तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिडक्शन रिएक्शंस हैं और रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है गाइज इसकी पॉजिटिव होती है। तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। काफ़ी बार इसको हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के अंदर देख चुके हैं, तो क्लियरली डेल्टा एच का वैल्यू जो इन रिएक्शंस के अंदर होता है पॉजिटिव होता है। तो आप लोग बोलोगे कि डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए टी डेल्टा एस को बड़ा होना पड़ेगा। भाई अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए, क्योंकि वहाँ पे जगह कम थी, टी डेल्टा एस अगर बड़ा है मेरे पास, इसका वैल्यू तो आप लोगों ने बोल दिया पॉजिटिव होता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी इक्वेशन कहती है जब इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं। तो टी डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा टू बिकम डेल्टा जी नेगेटिव। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि डेल्टा एस होता क्या है। डेल्टा एस होता है गाइज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं लिक्विड से गैस जा रहा हूं तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, वो रैंडमली मूव अच्छे से कर पाएंगे, तब भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरे पास डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। आप लोगों को क्या ये बात समझ में आ रही है कि डेल्टा एस होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये जब मॉलिक्यूल्स मेरे फ्रीली इन्वायरमेंट में मूव कर पाएंगे तब जाके मैं आप लोगों को ये कह पाऊंगा कि मेरा डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है। अगर मैं ये प्रोसेस उल्टे कर दूंगा तो मेरे डेल्टा एस की वैल्यू मेरे को नेगेटिव मेंशन करनी पड़ेगी। तो क्या सर इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास डेल्टा एस पॉजिटिव है? मैं कहूँगा जी हाँ, ये जो आपका ऑक्साइड है ये सॉलिड है, कार्बन जो है आपका सॉलिड है, मेटल जो आपका बना है ये सॉलिड है, बट CO जो बन करके निकला है वो गैस है। तो क्लियरली मेरे को यहाँ पर सॉलिड से गैस मिल रहा है, अगर मुझे सॉलिड से गैस मिल रहा है तो मेरे डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एस का वैल्यू एक बार पॉजिटिव हो गया तो मैं आपको क्लियरली यहाँ से कह सकता हूँ कि डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होने पर ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाली है, और ओवरऑल वैल्यू जब ये नेगेटिव आएगी और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आपकी ये कंडीशन मैटर करेगी कि क्या टी डेल्टा एस की जो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि ये फॉर्मूले का नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव इज नेगेटिव, इतना तो मैथ आपको आता ही होगा ना। तो ये ओवरऑल नेगेटिव बनने वाला है, और अगर ये ओवरऑल नेगेटिव बनने वाला है तो ये कंडीशन रहेगी कि टी डेल्टा एस का वैल्यू अगर बड़ा है तो ही मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि मेरा डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। एक बार डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, मैं हाजिरी दे
दे दूंगा कि हाँ आपका ये पॉसिबल है, हाँ इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आप इस कार्बन का यूज कर सकते हैं। अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव होता, तो मैं आपको बोलता ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इस टर्म को कहता हूं मैं मेरी थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस। जो सारा टॉपिक मैंने आपको इस ऊपर समझा दिया है वही मेरा अगला टॉपिक था कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के अंदर अगेन ये इस इक्वेशन का यूज होगा जो मैंने अभी ऊपर करी है, और इसके अंदर ध्यान ये रखना होगा कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी, तो रिडक्शन हो जाएगी, तो स्मेल्टिंग हो जाएगी, नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला है। मैं दोबारा से समझाऊंगा, मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी मुश्किल है। देखिए हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे जिसके अंदर मैं लोग को बता रहा था, ये सारा थोड़ा सा हटा दूंगा, ये फालतू के मैं चीजें हटा दूंगा जो मैंने यहाँ पे बनाई है। चलिए देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे समझा रहा था कि मेरे पास एक टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि बेसिकली मैं रिडक्शन करवाना चाहता हूँ मेरे मेटल ऑक्साइड का बाय यूजिंग एनी एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट यूज़ किया कार्बन, हालांकि मैं बहुत सारे एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ और आगे आने वाली वीडियोज़ में यही बार बार यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। ये आप मान के चलिए कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मैं किसी एलिमेंट का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे कार्बन यूज़ किया है और मैं अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और प्योर फॉर्म में उसको निकाल लिया है, और यहाँ पे मेरे पास एक गैस रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, हम सबको दुनिया को पता है ये बात। चलिए देखिए अब और ध्यान से सुनिएगा कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ये कब पता लगेगा, जब डेल्टा जी का वैल्यू आएगा नेगेटिव। डेल्टा जी के वैल्यू को नेगेटिव आने के लिए हमको यहाँ पे कुछ बेसिक याद करना होता है कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर मेरे को हीट ऊपर से देनी पड़ती है ताकि मेरा काम हो। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू हो गया गाइस वो पॉजिटिव हो गया। एक बार इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो मैं चाहता हूं माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव बने, ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिला करके नेगेटिव बने और मेरे पास डेल्टा जी का जो टोटल वैल्यू आए वो नेगेटिव आए। क्लियरली मैं आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, डेल्टा एच तो पॉजिटिव हम लोग एक्सपेरिमेंट से कर ही चुके हैं। डेल्टा एस मैंने आपको बता दिया, सॉलिड से गैस अगर जा रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा एस बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया एक बार, तो माइनस और प्लस मिला करके माइनस हो गया। ये माइनस का वैल्यू अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तभी जाके डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा और रिएक्शन हो जाएगी और आप इसको इजाजत दे दोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वेरिएशन अपना टेम्परेचर का करता हूं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का काफी ज्यादा रोल होगा, आपके डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू को नेगेटिव बनाने के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और देखिए अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे यहाँ पर और उसकी हेल्प से कोई रिएक्शन करेंगे तो उस टाइप की रिएक्शंस किसमें आप लोग पढ़ते हैं, पायरोमेटलर्जी में पढ़ते हैं। ये बात आपको दिमाग में बांधनी पड़ेगी कि पायरोमेटलर्जी क्या टर्म है। चलिए बस ये पायरोमेटलर्जी का ध्यान रखना है और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के अंदर यही ऊपर वाली सारी बातें आएंगी कि डेल्टा जी का वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। ऊपर वाली रिएक्शन की हेल्प से आप लोग कुछ कुछ समझा भी सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने ये रिएक्शन भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। ये होता है के मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है मेरा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ईच रेज टू द सम पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वैल्यू गाइस अगर पॉजिटिव आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका के पॉजिटिव होगा। अगर आपका के पॉजिटिव होगा तो क्लियरली आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो तभी आपकी रिएक्शन पॉसिबल है जब आपका के क्या है, पॉजिटिव आए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, के को पॉजिटिव आने के लिए आपका प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन को ज्यादा होना पड़ेगा। तो आप लोग ये जो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट करते हैं, बेसिकली ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी आपका के का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। के का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो अगेन आपका डेल्टा जी नेगेटिव बन पाएगा, नहीं तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं बनेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या चाहती है यहाँ से इस इक्वेशन से, कि इक्वेशन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, अगेन यही कुछ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने का नहीं है। ये दो पॉइंट्स आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये मैंने आप लोग को पीछे समझा चुका हूँ कि टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से ज्यादा होना पड़ेगा अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव बनता है तो।
अगेन मेरा जो अगला टॉपिक है दैट इज एलिंगम डायग्राम विच गिव्स, मुझे प्लॉट देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे प्ले करेगा, तो टेम्परेचर और डेल्टा जी का मैं एक ग्राफ बनाऊंगा आगे चल के, और उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स मैं बेसिकली रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो डेल्टा जी और टी के प्लॉट से देखो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स में से पता कैसे लगाऊंगा, मैं एक चार्ट बना लूंगा। अगर मेरे पास एक टेम्परेचर का क्राइटेरिया हो जाएगा, एक चार्ट हो जाएगा, तो मैं क्लियरली उस चार्ट को देख के बता दूंगा। ऐसा नहीं ना कि मैं हर बार रिएक्शन करने बैठूंगा। तो क्लियरली डेल्टा जी और टी के प्लॉट में बहुत सारी इक्वेशंस डालने वाला हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स को डालने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट आप लोग ऑक्सीडाइज, आप लोग अपना बेसिकली मेटल को ऑक्साइड के अंदर से मेटल को निकालने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बेसिकली ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो जरूर देखना। एलिंगम डायग्राम जनता को समझ में नहीं आता है, और मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग को बहुत आसानी से आराम से समझा दूंगा, चाहे 5 मिनट आप लोगों के ज़्यादा ले लूँ। चलिए देखिए, आप लोग इन 2 पॉइंट्स को अलग से लिख लीजिएगा, इसके अंदर से कुछ कुछ चीज़ें निकाल लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए।